नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिले। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही हैं उनमें कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा, उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्यों में तेजी के साथ आपसी समन्वय में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ग्राफिक एरा में आयोजित 15वीं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान और तकनीक कांग्रेस उत्तराखंड के बहुमूल्य उत्पादों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। बीते साल कोरोना महामारी के कारण साइंस कांग्रेस का आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए यूकोस्ट द्वारा 15वीं 16वीं साइंस कांग्रेस का साझा आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि इस तरह से मंथन कार्यक्रम सिर्फ आयोजन तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसे मंथन कार्यक्रमों से निकला ज्ञान रूपी अमृत राज्य की और देश की प्रगति के लिए उन्नत तकनीक के रूप में सामने आए। नहीं, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज शुभारंभ हुआ है जो लगातार अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर, चाहे आपदा प्रबंधन हो, अन्य स्थान हो, हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के रास्ते हों, उन सभी पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होगा और इस मंथन से ज्ञान के अमृत निकलेगा। हमारे इसके लिए जो है ऊर्जा का, उत्साह का और ज्ञान का भंडार होगा जो हमको एक रास्ता दिखाएगा कि हम आगे जाएं और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हमारा राज्य बने। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, उन्होंने संस्कृति से नई शिक्षा नीति आगे परिष्कार आविष्कार की ओर जोड़ा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो नई शिक्षा नीति देश के अंदर लाए हैं जो हमारे आने वाले नौनिहालों में नए परिष्कारों का और नए संस्कारों का एक मैं कहूँगा कि उनके अंदर रोपण करेंगे और वो हमारे लिए आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नए आए। नैनीताल जिले के हल्द्वानी का रूप संवरने जा रहा है। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल का कहना है कि नैनीताल में पर्यटन को संवारने के लिए शासन के दिशा निर्देशों पर अब निर्माण कार्य ब्रिटिश काल के गौथिक शैली के बजाय अब निर्माण कार्य पर्वतीय शैली में किए जाएंगे, जिसमें पर्वतीय कला और पर्वतीय मुद्रण की सांस्कृतिक विरासत की कलाओं को निर्माण कार्यों के द्वारा उभारा जाएगा, जिसके लिए आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जब बात करते हैं कि जो नैनीताल जिले के अंदर तमाम विकास कार्य हैं उसको किस प्रकार से किया जा रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए किस तरीके से अब आगे काम किया जा रहा है नैनीताल जिले के अंदर, क्योंकि लगातार आप मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इसमें देखिए, टूरिज्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो नैनीताल का अपना एक विशेष स्थान है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे, देश विदेश में नैनीताल की एक पहचान है। लेकिन नैनीताल जो भी टूरिस्ट आता है आपका लेक को एंजॉय करने आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना नैनीताल के अंदर भी ऐसी चीज़ें हम लोग क्रिएट करें जिसकी वजह से लोगों का आकर्षण उस तरफ हो। इसलिए आइडिया के तौर पे हम लोगों ने नैनीताल में जितने भी हमारे मार्केट्स हैं तो उनको हम पारंपरिक शैली में हम लोग डाल लें। उसका कारण क्या है कि आज़ादी के बाद जो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को एक लीगेसी दी है, हमें जितने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे नैनीताल में राजभवन से लेकर और भी जितने भी स्ट्रक्चर, चाहे चर्चेज हों, कुछ हों, वो पूरी गौथिक शैली में बनी है। तो हम चाहते हैं कि नैनीताल हमारा केवल एक पर्वतीय शैली में उसको भी जाना जाए, जिसमें गौथिक शैली को हम लोग छुएं ना, लेकिन उसका संरक्षण भी करें, लेकिन अपना जो पर्वतीय शैली है उसको हम उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करें। सर, आप बात करें हल्द्वानी की बात करें, कुमाऊं का मुख्य द्वार जाना जाता है। हल्द्वानी में किस तरह काम किया जाना, क्योंकि टूरिस्ट यहीं से आगे जाते हैं और एक छवि कहीं ना कहीं नैनीताल जिले की पहले ही बननी शुरू हो जाती है। देखिए, या हल्द्वानी में भी अब हम लोग काम प्रपोज कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हम लोग केवल टूरिस्टों के लिए कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए कि टूरिस्टों के भी अलावा जो लोकल हमारी जनता है, जितने भी पब्लिक हैं,
उनको भी कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिनसे भी उनको, जैसे मार्केट में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनका जो एक एक्सपीरियंस है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए शहर के अंदर जितने मार्केट्स हैं उनको भी फेजेज़ में हम लोग टेकअप कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में जो रामलीला ग्राउंड है वो वाला मार्केट हम लोग टेकअप करेंगे, जिसमें बेस हॉस्पिटल से लगा हुआ जो मार्केट है तो उसको टेकअप करेंगे। और साथ ही साथ इन चीज़ों के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के अलावा, हम लोग रोज़गार परक योजनाओं पे अपना ध्यान ज़्यादा लगा रहे हैं। ख़ास तौर पे एप्पल मिशन में हम लोगों ने जो अभी काम किया अपने जनपद में, आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा और धारी वाला इलाका जो है एक एप्पल बेल्ट के रूप में जाना जाएगा। सर, इसके अलावा बात करें, अतिक्रमण एक बहुत ही अहम मुद्दा समय है। अतिक्रमण को लेकर कैसे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो मरीन बस्तियाँ उनको हटाने की बात की जा रही है, रेलवे से यहाँ पर वो जो चीज़ें, उस पर प्रशासन कहाँ तक पहुँचा है? अभी देखिए, जो ये मैटर जो है अभी कोर्ट में विचाराधीन है। सही, मेरी से बात करने धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिलाधिकारी ने भी साफ कर दिया कि जो नैनीताल जिला है उसके अंदर लगातार विकास कार्य किए जाएंगे और हर क्षेत्र में वो विकास पहुंचेगा। पूरी तरीके से जो लोग हैं उनको यहाँ पर राहत महसूस की जाएगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के विकास के लिए और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को प्रभारी मंत्री की नियुक्तियां दी हैं। बता दें कि नैनीताल और चंपावत के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया गया है। गौरतलब है कि रेखा आर्य चंपावत उपचुनाव के दौरान भी जिले में प्रभारी रह चुकी हैं। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं को जिला योजना की बैठक के जरिए धरातल पर उतारना और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जनपद को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है। अखबार के माध्यम से भी और वैसे सूचना, ऑफिशियल सूचना भी हम तक पहुंची है कि हमें नैनीताल और चंपावत का प्रभारी बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद कहूँगी कि चंपावत में चूँकि हमने काफ़ी समय पहले भी हम प्रभारी रहे हैं और चुनाव के दौरान भी लोगों से बहुत अच्छा संवाद वहाँ पर रहा है, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। शायद उनका प्रेम है कि चंपावत के हम प्रभारी बने। रही बात वहाँ जाने की, तो निश्चित रूप से जल्द गुजरात के कार्यक्रम के उपरांत में नैनीताल और चंपावत का दौरा लगेगा और वहाँ की जिला योजना हो या अन्य विकास कार्य हो, उनको गति दी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने सतर्कता मुख्यालय में IPS सतर्कता पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गज्याल से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों के संबंध में एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान विजिलेंस के SP को UKD नेताओं ने IAS अधिकारी और पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश की संभावित संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया और जांच की मांग की है। आज उत्तराखंड क्रांति दल ने एक ज्ञापन दिया है सतर्कता विभाग को, विजिलेंस को, और उसमें ओम प्रकाश जो प्रमुख सचिव रहे हैं उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए हैं और विजिलेंस SP जी को हमने ज्ञापन दिया है, धीरेन्द्र गुंजाल जी को। और उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि हाँ, छोटा राज्य होगा, यहाँ का विकास होगा, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त जो है राज्य होगा, ये कल्पना हमने की थी तमाम शहीदों ने जिन्होंने शहादत दी इस राज्य के लिए। और हम शुरू से ही उसी कल्पना में जी रहे थे कि हाँ, राज्य में जो है भ्रष्टाचार हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि 2000 के बाद जब राज्य का गठन हो गया तो उसके बाद शुरू से ही भ्रष्टाचार पनपता रहा और वो अपनी जड़ें जो है बहुत मजबूती से फैलाते रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है और इसी कड़ी को लेकर के हमने आज ओम प्रकाश जी के खिलाफ जो है विजिलेंस में जो है इसे वो दिया, हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी जो है बीजेपी मसूरी मंडल कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने, मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी की जीत की हैट्रिक बनने और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचंड बहुमत से जीतने पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को नगर पालिका और लोकसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कस तैयार रहने का आह्वान किया गया।
राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित बीजेपी मसूरी मंडल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। इस पार्टी कार्यकर्ता आगामी 2023 में नगर पालिका चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस लें। जो ये मंडल की कार्य समिति थी हर 3 महीने में होती है और मंडल की कार्य समिति में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, वर्तमान के जो कार्य हमारे मंडल के द्वारा हुए उसकी समीक्षा, आने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है और इस बैठक से कार्यकर्ताओं को नए उत्साह नए जोश के साथ कार्यक्रम दिए जाते हैं। लगातार नगर पालिका के चुनाव पर हमारी भविष्य की रणनीति है कि पिछली बार जो चूक हुई इस बार हम उस चूक को नहीं होने देंगे। अगली बार नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारा होगा और यहाँ के अधिकांश वार्ड के जो मेंबर होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। इस दिशा में हमने अपने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए आज आह्वान कर दिया है। क्या कार्यकर्ताओं की समस्या को लेकर भी सुझाव दिया गया है? कार्यकर्ताओं की समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव तत्पर रहती है। उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क और समन्वय बनाकर रखते हैं। अभी भी देखा आपकी बैठक में भी थोड़ा यहाँ पे झगड़ा कुछ हो गया तो मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और वो शायद कुर्सी टूटने की वजह से किसी कार्यकर्ता को अपनी सीट से गिर गया था, उस पर थोड़ा गतिरोध हुआ। उसको भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज 16 करोड़ से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की है और समय समय पर चाहे मंडल की कार्यकारिणी हो, जिले की कार्यकारिणी हो, प्रदेश की कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो और 3 महीने ठहरने के बाद ये कार्यकारिणी होती है जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में चिंतन होता है, संगठन के दिशा निर्देश क्या हैं उनके बारे में चिंतन होता है और उनको लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं। यही कारण है कि आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चंपावत चुनाव में जो इतिहास बनाया है आज तक कहीं नहीं हुआ। 94% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसको सिंह धामी जी को मिला है। यही चीज़ संगठन की ताकत है और आज कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। जिलाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन यहाँ पर मिला है, इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आज हमने संकल्प लिया है, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जुड़कर काम करें। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार जाते समय देवप्रयाग थाना अंतर्गत कोड़ियाल के पास एक प्राइवेट बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए पहाड़ी से टकरा दिया। इस दौरान बस सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि बस में सवार 30 यात्रियों में से किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। देवप्रयाग थाना प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि घायल ड्राइवर को उपचार के लिए ऋषिकेश अस्पताल भेजा गया है, जबकि सभी यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकालकर दूसरे वाहन से गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। बताया पूछताछ में ड्राइवर ने इस ब्रेक के फेल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि पुलिस अपने स्तर से भी मामले की जांच कर रही है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक शिक्षिका के घर में धावा बोल दिया। आपको बता दें कि 14 लाख की सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और 5 घंटे के भीतर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी प्रदीप रॉय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी युवक टैक्सी चालक है। आरोपी पर बैंक का लोन होने के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। इसमें कल हमारे एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि एक घर से जो एनटीडी क्षेत्र में पड़ता है, इसमें दिन में चोरी हो गई
और वो परिवार जिसे शादी के लिए कुछ आभूषण रखे हुए थे, वो सारा सामान चोरी हो गया। इस पे हमारी जो थाना पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने इस पे काम किया और काफ़ी मेहनत करके इन लोगों ने जितना भी माल था, करीब 14 लाख रुपए तक का माल था, जिसमें कि कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे, एक कैमरा था, वो सारा माल बरामद कर लिया गया है। जो मुलजिम है वो लोकल में बोलेरो चलाता है और ऐसा उसने बताया कि उसके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था और इसके लिए उसने ये गलत काम उठाया। वहीं हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडी बिलवा मार्ग में यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बीती रात कार पार्किंग को लेकर हरियाणा से एक यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यात्री पक्ष के लोगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया। मारपीट करने वाले यात्रियों की गुट में महिलाएं भी शामिल थीं। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है। वो जो वीडियो की आप बात मुझे बता रहे हैं, एक्चुअली ये पुलिस के संज्ञान में कहीं नहीं आया है। शायद जो ड्राइवरों का झगड़ा था, कुछ पार्किंग को लेके उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, न तो उन्होंने किसी प्रकार की पुलिस हेल्प या कोई कॉल की है और न हमारी चौकिया थाने में कोई इस प्रकार का मामला आया है। तब भी हमने चीज़ अपने जो चेतक कर्मी उनको पूछा, बताया है कि एक बार पता करें कि घटनाक्रम क्या था, कैसा था। शिकायत आए तो कार्रवाई की जाएगी जरूर। उत्तराखंड प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है, इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अब बारिश रुकने की संभावनाएं हैं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी अन्य जनपदों में मौसम साफ रहेगा। अब आगामी 25 जून तक मौसम सूखा रहेगा। इसी के साथ मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जून को कुमाऊं क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। इस बारिश का पूर्वानुमान 28 जून तक जताया जा रहा है। मौसम में करीब ड्राई रहने वाला 25 तारीख तक जो है, लेकिन जब 26 तारीख को जून में आप जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी जो है, जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे वो शुरू हो जाएगी। तो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की एक्टिविटी जो है आप ये कह सकते हैं कि 26 तारीख से शुरुआत होगी और 27-28 में जब आप जाएंगे तो ये जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में जो है वो हो जाएगी और अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है। तो उसमें 27 तारीख से अगर विशेषकर देखें तो पूरे प्रदेश में फिर से जो है अच्छी एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की वो देखने को मिलेगी। तो जो हमने पहले बोला भी था कि 15 से लेके 20-21 तक जो एक्टिविटी है वो रहेगी, तो वो देखने को मिली है। लेकिन अभी आगे 4 से 5 दिन जो है जो एक्टिविटी वो काफ़ी कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट ड्राई वेदर आप ये कह सकते हैं। लेकिन जैसे बोला कि 27-28 से जो है जो ठीक ठाक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारिश के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन नगर निगम हरिद्वार के अधिकारी इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हर साल हल्की बारिश में भी मध्य हरिद्वार के साथ साथ कई प्रमुख बाजारों में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसके लिए नगर निगम की ओर से मानसून सीजन से पहले नालों की सफाई कराई जाती है। लेकिन इस बार अभी तक नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारी जल्द से जल्द काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो हमारा रानीपुर मोड़ वाला जो नाला है वो है, दूसरा हमारा भूरे की खोल। तो नाले की जो हमारा रानीपुर मोड़ वाला है उस पर युद्ध स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर हम लोगों ने रोड को तोड़ के उस पर हम लोग गार्डर बना रहे हैं और पूरा मलबा निकाला जा चुका है। ऑलमोस्ट वो क्लीन हो गया। आज वो काम खत्म हो जाएगा। और भूरे की खोल में हमें करीब 40 आदमी लगाए हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई करती है। 3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 80% नाले जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र के वो सारे क्लीन कर दिए गए हैं। बाकी पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो कि 2-3 दिन में हम लोग। उत्तराखंड में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड गंभीर विवाद में उलझ गई है और उसके साथ पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो गया है। एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी से 10 लाख रुपए की मांग करने और साथ में मारपीट के आरोप में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने के बाद राज्य की खेल मंत्री को इस मामले में चुप्पी तोड़नी पड़ी है। अब उनका कहना है कि इस मामले को बीसीसीआई तक भी ले जाया जाएगा। वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि यह एक गंभीर प्रकरण है, जिसका संज्ञान लेकर सीएयू को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सीएयू की है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को सुविधा न देना या खिलाड़ियों का शोषण करने जैसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों ही खिलाड़ियों को 100 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाने के मामले ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद सीएयू ने अपनी सफाई भी पेश की थी।
उत्तराखंड के इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।